टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिस्ट्री का एक और प्रैक्टिस सेट। ये 5वां प्रैक्टिस सेट होगा 6 to 8 के लिए। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? और इसका सही जवाब है कि मैकाले के विवरण पर आधारित था। लॉर्ड मैकाले जो है कि भारतीय साहित्य और भारतीय भाषाओं को काफ़ी कमतर और उसकी काफ़ी निंदा करता था। और 7 मार्च 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी। इस तरीके से ये अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो है वो मैकाले के विवरण पर आधारित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? हमारे बहुत से भारतीय महापुरुषों ने अलग अलग समाचार पत्रों का संपादन किया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने भी ये राष्ट्र गुफ्तार का प्रकाशन उन्होंने किया था। आप इस तरीके से इसमें जानते हैं। महात्मा गांधी भी यंग इंडिया, हरिजन जैसे पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका भी निकाला था। और दलितों के भारत में सबसे बड़े नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये आप जानते हैं। और हरिजन जो है दलित को हरिजन जो नाम दिया था वो भी महात्मा गांधी ने ही दिया था। नेक्स्ट है कि वह कौन सा अखबार था जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी, यानी कि रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था। और उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात जो है अपनी भाषा को बदल लिया था और अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था वो। और अमृत बाजार पत्रिका ऐसे बांग्ला भाषा का अखबार था, लेकिन उसके बाद से उसने अपनी भाषा को बदल लिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जानते हैं कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लीटन ने इसको लागू किया था और उसके तहत समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि यहाँ से देख सकते हैं कि किसके अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर और 29 और 29 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? यानी कि इसमें बताना है कि लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी और जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बताया था। सही जवाब है इसमें जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर का अधिवेशन हुआ था और उसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। आप ये भी जानते हैं कि इसी अधिवेशन में इस बात की घोषणा हुई थी और इसी के तहत जो है कि लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और इसीलिए सर्वप्रथम 26 जनवरी और 1930 को पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? चेरी नाम किस साम्राज्य को दिया था लॉर्ड डलहौजी ने? और 1856 में अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगा करके किया गया था और अवध साम्राज्य को ही लॉर्ड डलहौजी ने चेरी का नाम दिया था। इस तरीके से इसके बाद से प्रश्न इसका है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित किया था? देख सकते हैं आप, ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब है कि इल्तुतमिश ऐसा शासक था, यानी कि पहला सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और उनका दामाद भी था। इल्तुतमिश जो है कि लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, लेकिन फिर इल्तुतमिश ने उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इल्तुतमिश ने ही चांदी का टंका, जैसे ये चांदी का सिक्का चलाया था जिसे टांका कहा जाता था। इसमें और भी उसमें प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने तांबा का सिक्का चलाया था जिसको जीतल कहा जाता था। तो इस तरीके से देखिए, चांदी का जो सिक्का था उसको टांका कहा गया और जो ये तांबा का जो सिक्का था उसको जीतल कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था और इल्तुतमिश जो है वो दास वंश का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह यानी कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अकबर द्वितीय ने उन्हें अपना दूत बनाकर 1830 ईस्वी में UK भेजा था। इस तरीके से उन्होंने उसे राजा की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब होगा।
और अगस्त प्रस्ताव को पूर्ण रूप से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। और इसमें इस सत्याग्रह में यानी कि व्यक्तिगत जो सत्याग्रह शुरू हुआ था उसमें पहले जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, ठीक है, और उसके दूसरे सत्याग्रही हुए थे जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके से। और तीसरे सत्याग्रही जो है इसमें कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे, एक नाम है जो तीसरे जो सत्याग्रही थे इस आंदोलन के, तो वो ब्रह्मदत्त थे। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, देख लीजिएगा, यानी कि कौन सी ऐसी मस्जिद है जो कुतुब मीनार के पास है और वो पहली मस्जिद थी ऐसा माना जाता है। इसका सही जवाब है कि जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसको माना जाता है कि वो पहली मस्जिद थी, दिल्ली में बनने वाली थी। और इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली सुल्तान के गुलाम राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। इस तरीके से आप कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में और भी चीज़ें आप जान सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रसिद्ध सूफी संत यानी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी, जिसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था, जबकि इसकी नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ऐसा ही और भी कुछ इसके संबंधित चीज़ें हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो जो अजमेर में है और उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। दांडी यात्रा किस आंदोलन का जो शुरुआत है वो दांडी यात्रा से हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, जिसके लिए गांधी ने दांडी मार्च किया था साबरमती आश्रम से दांडी जो है, जो गुजरात के एक समुद्र तट है वहाँ पे। और इसमें आप देख सकते हैं कि 1930 से 34 के बीच ये चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 2 चरणों में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 यानी कि 78 सहयोगियों के साथ यात्रा शुरू किया था। 6 अप्रैल 1930 से ये प्रारंभ 12 मार्च 1930 को उन्होंने यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को वो ये वहाँ पहुँच गए थे दांडी पर। और वहाँ पे उन्होंने नमक कानून जो है कि समुद्र के जल से यानी कि नमक बनाया था और इस तरीके से नमक कानून को भंग किया गया था। तो आप इसे देख सकते हैं कि इसके बाद से जो नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था। और इसका सही जवाब है कि इसमें क्रिप्स मिशन की असफलता जो है कि इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार थी और जिसके चलते भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था जिससे कि क्रिप्स मिशन असफल हो गया और दूसरे विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां जो है कि बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, जिसके कारण तमाम वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई और जापान द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत की ओर बढ़ने लगा था। तो इस तरीके से ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। अब साइमन कमीशन के विषय में आपको बताया गया था कि साइमन कमीशन में 60 सदस्यों की एक कमेटी बनी थी, कमीशन बना था जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और इसलिए जब भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे भारत में उसका विरोध किया गया और उसके खिलाफ काले झंडे दिखाए गए थे। अब इसमें कारण इसका देख सकते हैं इसमें कि इसमें कारण क्या था। तो देखिए साइमन कमीशन का सबसे मुख्य कारण उसका विरोध होने का यही था कि साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो ये इसके लिए मुख्य कारण था। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट है कि किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। किताब उल हिंद की रचना किस यात्री ने की थी, यानी कि बहुत से यात्री भी भारत में आए थे और उन्होंने अपने अपने दस्तावेज़ों को लिखा है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। किताब उल हिंद जो है उसी में से एक दस्तावेज़ है जो अल-बेरूनी ने लिखा था और ये अल-बेरूनी आया था मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है ना। और अल-बेरूनी 10 वर्षों तक भारत में रहा था और उन्होंने जो है अपने भारत को जो उन्होंने देखा जिस रूप में और उसको 11वीं शताब्दी के लिए भारत का दर्पण कहा जाता है इस बुक को, किताब उल हिंद को, जो अल-बेरूनी ने लिखा था। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं 85 नंबर क्वेश्चन ये प्रश्न है कि सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा जो बताना है कि तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। 85 प्रश्न है और सहायक गठबंधन
ये जो है कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार किया गया एक गैर जो है कि वो हस्तक्षेप की नीति थी, यानी कि सहायक गठबंधन यानी कि सहायक संधि भी जिसे मान सकते हैं। तो ये किसके द्वारा जो है कि इसका ऑप्शन है, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे शुरू किया था, जिसको लॉर्ड वेलेस्ली भी कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले 1798 में ही हैदराबाद ने इसे स्वीकार किया था। फिर मैसूर, तंजौर, अवध के नवाब ने भी उसको माना था, पेशवा के थे, और ग्वालियर, ये सभी जो है कि सहायक संधि को स्वीकार कर लिए थे। सहायक संधि से कंपनी का प्रभुत्व जो है कि भारत में स्थापित हो गया था। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत? तो 1935, यानी कि भारत सरकार का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना भारत में हुई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि धार्मिक विषय, जनजातियों से संबंधित विषय, रक्षा और विदेश मामलों पर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद ही कानून बना सकती है। इस तरीके से 1935 के शासन एक्ट के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। इस तरीके से ऐसे आप जानते हैं कि बंगाल में 1765 में ही द्वैध शासन लागू किया गया था, इसमें रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और उसमें रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी चर्चित भी है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कि इसका सही जवाब है कि आप जानते हैं कि सारनाथ ने ये भगवान सारनाथ में, ये जो वाराणसी के निकट सारनाथ एक जगह है, वहाँ पे भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम जो है कि उपदेश दिया था। और बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछता है कि धर्मचक्र परिवर्तन से आखिर की घटना किससे संबंधित है। तो जब ये महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसी घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। हालांकि ऑप्शन में सारनाथ नहीं है, इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसके लिए। और इसके बाद से इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम, कि यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ, तो ये ऑप्शन ई इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि पुरातात्विक स्थल इमाम गांव स्थित है, ये बताना है कि पुरातात्विक स्थल जो इमाम गांव कहाँ स्थित है। ये 88 प्रश्न है, इमाम गांव बताना है कि कहाँ स्थित है। और ये पुरातात्विक स्थल है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इमाम गांव महाराष्ट्र में स्थित जो है कि एक ताम्र पसाड़ युगीन बस्ती है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बताना है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण आप जानते हैं कि तत्कालिक कारण वहाँ था कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो है, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था, उसकी सेरेजियो में हत्या कर दी गई थी। 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उसका सेरेजियो में हत्या कर दिया गया था। और ये प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बन गया था, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि कल्चरल ये रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे। कल्चरल जो है कि जो रिवॉल्यूशन हुआ था चाइना में, उस समय चाइना के प्रमुख कौन थे, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि वो, यानी कि इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और ये माओ त्से-तुंग जो हैं, इसको माओ जेडोंग के नाम से जानते हैं, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वहाँ पे जो भवनों का जो निर्माण, जो वहाँ पे नगर योजना जो बसाई गई थी, वो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण थी। यानी कि पक्की ईंट से बनी हुई जो इमारतें थी, वो सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही हैं। तो इसके बाद से इसका प्रश्न है कि मेगास्थनीज जो है किसका दूत था। मेगास्थनीज जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और काफ़ी दिनों तक भारत में रहा था। ये सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर का जो है कि वो दूत बनकर के भारत में आया था और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो रहा था। और ये मेगास्थनीज ने अपना जो विवरण लिखा था, जो दस्तावेज भारत के संबंध में लिखा, उसे यानी कि इंडिका नाम दिया गया है। यानी कि इंडिका की रचना भी मेगास्थनीज ने ही की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ऐसे ये कोई अर्थशास्त्र की या इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, ये राजनीति से संबंधित किताब है। और इसका सही जवाब है कि ये कौटिल्य की जो पुस्तक हैं ये किस पर आधारित हैं, तो राजनीति पर आधारित ये पुस्तक हैं।
और अर्थशास्त्र में शासन के सिद्धांतों और अभ्यास के बारे में भी इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें राज्य के सिद्धांत और विदेश नीति का भी व्याख्या किया गया, यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो इसमें से सभी ऑप्शन इसके लिए सही हैं। उपयुक्त में से एक सटीक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि 1981 का मुपल्ला विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था? मुपल्ला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में मुपल्ला विद्रोह हुआ था और ये हुआ था यानी कि केरल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। और इसमें जो मुपल्ला विद्रोह हुआ था यानी कि स्थानीय ज़मींदारों और ब्रिटिश भारत के विरुद्ध किया गया एक आंदोलन था और मुपल्ला के मुसलमानों ने इस आंदोलन को किया था। इसके बाद से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 95 प्रश्न है और इसका गठन हुआ था 1929 में। और बिहार में किसानों को संगठित करने और इसकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और स्वामी सहजानंद जो हैं इसके अध्यक्ष हुए थे इसके जो ये बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया गया था, इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को माना है। और सर्वप्रथम मिंटो ने ही भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी और उनको मताधिकार दिया था। और इस तरीके से राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता और जो है कि पृथक निर्वाचन के द्वारा ही बढ़ी थी और इस तरीके से आगे चल कर के वो पाकिस्तान के गठन के लिए जिम्मेवार बनी थी। और उस समय से मुस्लिम लीग और ये कहें कि भारत के मुसलमानों में एक तरीके से असंतोष की भावना फैल गई थी। सही जवाब इसका है यानी कि ये ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है। और इसका सही जवाब है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। और उस समय ये आपको बता दें कि बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री पद पर मोहम्मद यूनुस रहे थे, यानी कि 1 अप्रैल 1937 से लेकर के और 19 जुलाई 1937 तक ये रहे थे। उस समय जो मुख्यमंत्री होते थे उसको प्रधानमंत्री का नाम दिया गया था, यानी कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे या मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता था उसको प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में अब ये मुख्यमंत्री का नाम चलता है, उस समय प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। तो मोहम्मद यूनुस इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मुंगेर में किसान सभा का गठन 1922-23 में किसने किया था? और इसका सही जवाब है कि 22-23 में जो है कि किसान सभा का गठन किया था, यानी कि शाह मोहम्मद जुबैर ने और कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, यानी कि सॉरी यहाँ पे ये श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, यानी कि एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ का अधिवेशन, ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था? बेलगांव में ये अधिवेशन हुआ था 1924 में, जिसमें महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद से प्रश्न है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ये बताना है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे, यानी कि लॉर्ड वेवेल जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1946 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में 3 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजा था, जिसे क्रिप्स मिशन नाम दिया गया था, सॉरी कैबिनेट मिशन नाम दिया गया था, जिसमें देखिए ये थे, यानी कि सबसे पहले उसमें थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे जो भारत के सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, यानी कि ऑप्शन सी भी था उसमें सही। और एक और आदमी थे AB अलेक्जेंडर, यानी कि 3 व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन में थे। लॉर्ड वेवेल जो है कि इसके सदस्य नहीं थे। ऐसे अगला प्रश्न है कि नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब इसका क्या हो सकता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा था रहमत अली खान ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक स्नातक के छात्र थे चौधरी रहमत अली, और 1933 में उन्होंने एक पर्चे में लिखा था जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि नाउ और नेवर। और में एक नई बात के लिए अलग तरीके से राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, और यानी कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया था। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान शब्द का उच्चारण भी सबसे पहले रहमत अली चौधरी ने किया था।
और नेक्स्ट है कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। उस समय राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इनकॉस द्वारा किया गया था? प्राचीन इनकॉस के द्वारा किसका निर्माण किया गया था? यानी कि माचू पिचू जो है उसका निर्माण किया गया था इनकॉस के द्वारा। माचू पिचू क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका महादेश के पेरू देश में स्थित एक कोलंबस पूर्व युग का यानी कि एक तरीके से सभ्यता से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल है। और इस तरीके से ऑप्शन सी होगा इसका ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट है कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? सबसे बड़ा पिरामिड मिस्र का यानी कि खुफू पिरामिड जो है वो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। मिस्र के राजाओं के प्राचीन काल में उनको मिस्र के जो राजा होते थे उसको फराओ कहा जाता था। और वहाँ पे ऐसी परंपरा थी कि फराओं के द्वारा जो स्मारक बनाए जाते थे उस जो एक तरीके से विशाल आकार का होता था यानी कि त्रिभुजाकार जो आकृति होती थी उसको पिरामिड कहा जाता था। नेक्स्ट है कि आप एक बात और जान सकते हैं मिस्र की सभ्यता के संबंध में कि वहाँ पे मातृसत्तात्मक शासन था यानी कि राजा के बाद यानी कुछ वहाँ की जो बेटियाँ उनकी होती थी वो वहाँ की उत्तराधिकारी हुआ करती थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम ये नामक पुस्तक लिखी है? जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में आप बेटी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? और इसका सही जवाब है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसे लिखा था, इंडिया विंस फ्रीडम। और जो भारत के यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बेटी हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका एक अनुभव है। और ये सब भारत के यानी कि पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। मोहम्मद यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से देख सकते हैं और कुछ दो चार ये 5 और प्रश्न है। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? बांग्लादेश को यानी कि पाकिस्तान से अलग किया गया था। पूर्वी पाकिस्तान जो था वहीं बांग्लादेश के नाम से बना यानी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। और रेडक्लिफ की अध्यक्षता में अध्यक्ष वाला सीमांकन जो है कि पूर्वी बंगाल और पंजाब को विभाजन कर दिया था इस तरीके से। और 1971 में यानी कि 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। और इस तरीके से आप इसके बाद के प्रश्न देख सकते हैं कि नेक्स्ट है कि किस युद्ध के बाद ये देखिए ये प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद, अगला प्रश्न है 107वां प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद से शिमोनोसेकी संधि हुई थी? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ये कुछ नया सा लग रहा है। चीन और जापान के बीच में युद्ध हुआ था 1894-95 में। और उसके बाद से ये जो है कि यानी कि शिमोनोसेकी की संधि हुई थी। यानी कि ऑप्शन इसके लिए 1894-95 में जो युद्ध हुआ था चीन और जापान के बीच में, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट है कि यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह किसने कहा है? और यानी कि रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। रुडयार्ड किपलिंग ने यानी कि वाइट मैन्स बर्डन कविता में इस अंश का उल्लेख भी किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका सही जवाब है यानी रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी पर आधारित जो भी मुद्राएं थी उसमें गिरावट आया था, उसका मुख्य कारण बताना है। और उसका मुख्य कारण था यानी कि ये स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी और इसके बाद से चांदी की मुद्रा में गिरावट आने लगा था। यानी कि प्रारंभ में रोम साम्राज्य में चांदी की मुद्रा का प्रचलन था और रोम का एक प्रसिद्ध सिक्का जो है कि दिनारियस कहा जाता है, उसको दिनारियस कहा जाता था। और बाद में उसके यानी कि उसमें स्पेन की चांदी, जब स्पेन में चांदी की खदानें जब समाप्त हो गई थी तो फिर बाद में उसमें मुद्राओं में चांदी के पर आधारित जो भी मुद्राएं थी उसके यानी उसमें गिरावट आने लगी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं अब, इसका आखिरी प्रश्न है आज के लिए कि मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं? यानी कि फ्रांस में आप जानते हैं कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। जब फ्रांस में क्रांति भी हुई थी इस वजह से, तो 3 वर्ग में वहाँ का समाज बटा हुआ था। तो वो 3 वर्ग कौन कौन थे? देखिए फ्रांस में जो 3 वर्ग थे यानी कि पादरी वर्ग था, एक कुलीन वर्ग था और एक जो है कि ये किसान वर्ग था। यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और इस तरीके से किसान जो है कि तीसरे वर्ग में आते थे जो कुल जनसंख्या के लगभग 80% थे। सबसे ज़्यादा संख्या वहाँ पे किसानों की थी, लेकिन कुलीन वर्ग जो है कि संख्या में बहुत कम थे, फिर भी जो है कि वहाँ पे वो शासन करते थे। और यहाँ पे जो काफ़ी अव्यवस्था फैल गई। उसके बाद 14 जुलाई और 1789 ईस्वी को फ्रांस में क्रांति हुई थी जिसमें लुई 16वां का शासन था और बाद में लुई 16वां गद्दी छोड़ के भागा। यानी कि
और इस तरीके से वहाँ पे तख्ता पलट हो गया फ्रांस में। फ्रांस में जो उस समय मुद्रा चलती थी उसका नाम था लिब्रे। ये भी काफ़ी अच्छी बात है, इसको जान लेना चाहिए कि फ्रांस में जो मुद्रा था यानी कि उसको लिब्रे कहा जाता था। और वहाँ पे जो कुछ टैक्स भी लगाए जाते थे। अब इसको थोड़ा सा देख लेना ज़रूरी है कि लिब्रे ये मुद्रा का नाम था। और यहाँ पे फ्रांस में जो भूमि पे कर लगता था जिसको टैले कहा जाता था, ये फ्रांस में भूमि कर का नाम था टैले। और एक और वहाँ पे कर था, ये टिट्ठे इसका नाम था, टिट्ठे। ये भी एक प्रकार का वहाँ का टैक्स था जो धार्मिक कर था। ये धर्म को यानी कि धार्मिक कर था ये। और ये कृषि, ये भूमि कर वाला था। और वहाँ पे माप तौल की प्रणाली के लिए दशमलव जो प्रणाली वहाँ पे प्रचलित थी। और दशमलव प्रणाली को माना जाता है कि पूरे विश्व में यानी कि फ्रांस की देन है। इस तरीके से ये 5वां प्रैक्टिस सेट था ये इतिहास का। इसके बाद और 4-5 जो सेट बच रहा है उसको जल्द ही पूरा करने का प्रयास होगा। और इस तरीके से वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। धीरे धीरे सभी प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा।